आरटी 2011 नियमावली के भाग 4 से क्या अभिप्राय है। आरटी नियमावली 2011 के भाग 4 से क्या अभिप्राय है। देखिए हमें पूछा गया है आरटी नियमावली 2011, इसका मतलब ये आरटी नियमावली 2011 राजस्थान की नियमावली है और इस नियमावली को हमने 29 मार्च 2011 को अधिसूचित किया था। इस नियमावली में हमने कुल मिला के भाग रखे थे 10 और इसमें जो नियम थे वो नियम हमने रखे थे 29। यही सिचुएशंस थी हमारी। हमने भाग 10 रखे थे और नियम कितने रखे थे, 29 रखे थे, 29 रखे थे। पहला भाग का संबंध किससे है, पहले भाग का नाम है प्रारंभिक। पहले का नाम क्या है, प्रारंभिक। उसके बाद में दूसरे भाग का नाम है विद्यालय प्रबंध समिति। मैं इधर लिख देता हूं, विद्यालय प्रबंध समिति। तीसरे भाग का नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। चौथे का नाम है कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। फिर पांचवे का नाम है उत्तरदायित्व है विद्यालयों और अध्यापकों की। फिर जो 6 नंबर भाग है, इस 6 नंबर भाग का नाम है अध्यापक। 7 नंबर भाग जो है वो है पाठ्यक्रम। 8 नंबर है वो है शिकायत निवारण। 9 नंबर जो भाग है वो है संरक्षण। और 10 नंबर भाग वो है परकीय। ये मैंने आपको अलग अलग भाग के नाम बताए। ये भी ध्यान रखना है कौन से भाग में कौन से नंबर से लेकर नियम दिए गए हैं, किस भाग से लेकर नंबर दिए गए हैं। तो इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, पहले में प्रारंभिक में नियम नंबर 2 है, नियम नंबर 1 को बाहर रखा गया है और भाग नंबर 2 के बाद में नियम शुरू हो रहे हैं। नियम नंबर 1 को बाहर रख दिया गया है। उसके बाद दूसरा वाला जो भाग है विद्यालय प्रबंध समिति, जिसका नाम है एसएमसी, इसको 3 से लेकर 5 तक इसमें है। फिर तीसरा वाला निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, इसमें 6 नंबर नियम है। फिर राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, इसमें 7, 8 और 9। फिर विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व 10 से लेकर 15 तक है। फिर उसके बाद में अध्यापक टीचर्स के संबंध में जो धाराएं दी गई है वो 16 से लेकर 21 तक दी गई है। 16 से लेकर 21 तक नियम है। फिर पाठ्यक्रम में आपका 22 और 23वां है। फिर इसके बाद में शिकायत निवारण में आपका 24 और 25 है। फिर संरक्षण जो है इसमें 26, 27 और 28 है और इसमें 29वां है। तो कुल मिला के अपने पास में 10 भाग है। प्रत्येक भाग में इस प्रकार से नियम दिए गए और प्रत्येक भाग का नाम ये है। अब अपने को क्या पूछ ले वो सवाल, उसके अनुसार देखना है। कोई भी एग्जामिनर चाहे कैसा भी सवाल पूछे हमें, भाग 4 से अभिप्राय क्या है, तो भाग 4 से अभिप्राय आप क्या समझेंगे। भाग 4 किस में है, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। इसमें कौन कौन से नियम है तो आपको ध्यान रखना है। इसमें नियम संख्या 7, 8 और 9, 3 इसमें नियम दिए गए हैं, 7, 8 और 9। 7 नंबर जो नियम है इसमें दे रखा है आसपास का क्षेत्र और सीमाएं। आसपास का क्षेत्र एवं सीमाएं। आसपास का क्षेत्र और सीमाएं मतलब कितने क्षेत्र में आपको स्कूल उपलब्ध करवाना है, ये इसमें दे रखा है। फिर इसके बाद में 8 नंबर जो नियम है इसमें दे रखे हैं आपके राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व दे रखे हैं। फिर आपका जो 9 नंबर है इसमें दे रखा है स्थानीय प्राधिकारी होगा, वो स्थानीय प्राधिकारी 0 से 14 वर्ष के बालकों का रिकॉर्ड रखेगा, उसका अभिलेख रखेगा। क्या रखेगा, अभिलेख रखेगा, जो बालक 0 से 14 वर्ष के। तो अपने को सीधा अपना तो एक ही सवाल था इसमें कि अध्याय नंबर 4 किससे संबंधित है, तो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे किसको की जाती है। देखिए हमें सवाल पूछा गया है कि जब हम लोग
आपको पता हो तो राजस्थान आरटी नियमावली के ये नियम संख्या 11 के अनुसार है, नियम संख्या 11 के अनुसार, और आरटी एक्ट की धारा संख्या 12(2) के अनुसार है, धारा 12(2) के अनुसार, और अपना नियम संख्या है 11। इन दोनों में एक प्रावधान किया गया है कि जब आप 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश देते हैं प्राइवेट स्कूल में, 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, तो उन बालकों की फीस का, उन बालकों की जो फीस है उस फीस का पुनर्भरण, उन बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। ध्यान ये रखना है कि राज्य सरकार उस स्कूल को, उस बालक की जो फीस दे रही है वो फीस सीधे विद्यालय के खाते में देती है, डायरेक्ट विद्यालय के खाते में देती है, और वर्ष में 2 बार देती है। कितनी बार देती है? एक बार भौतिक सत्यापन होता है, 2 लॉट बनाए जाते हैं, वर्ष में कितनी बार देती है? वो 2 बार देती है। तो आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिवर्ती वर्ष में 2 बार सीधे किसको की जाएगी? तो ध्यान रखना है उस प्रिंसिपल को, स्थानीय प्राधिकारी को, विद्यालय या खंड शिक्षा अधिकारी को नहीं की जाएगी। किसको की जाएगी? उसके स्कूल को की जाएगी। डायरेक्ट उसके स्कूल के अकाउंट में ये पैसे आपके डाले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। आरटी 2011 नियमावली के भाग 3 से क्या अभिप्रेत है? देखिए, आरटी नियमावली में कुल 10 भाग है। उनमें से नंबर 1 जो भाग है उसका नाम है प्रारंभिक, नंबर 2 जो भाग है उसका नाम है आपका विद्यालय प्रबंधन समिति, नंबर 3 जो भाग है उसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, नंबर 4 का नाम है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, और नंबर 5 जो अध्याय है उस नंबर 5 अध्याय का नाम है विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व, नंबर 6 अध्याय का नाम है अध्यापक, 7 का नाम है पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, 8 का नाम है आपका बालकों की शिकायतों का निवारण, 9 का नाम है आपका बालकों के शिक्षा के अधिकारों का संरक्षण, और 10वां हो जाएगा आपका परकीन। फिर इनमें अलग अलग नियम दे रखे हैं। तो अपने को सवाल पूछा कौन सा? नियमावली के भाग 3 से क्या अभिप्राय है? 3 का मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, और इसमें केवल एक नियम दे रखा है, और भाग 3 मतलब अधिकार की बात कर रहा है। पहले वाला जो भाग है उसमें तो दूसरा नियम दे रखा है, फिर दूसरे वाला जो है उसमें 3, 4 और 5 दे रखा है, और तीसरे वाले में दे रखा है नियम संख्या 6। केवल कौन सा है? नियम संख्या 6। तो आरटी एक्ट का जो नियम संख्या 6 है वो नियम संख्या 6 दे रखा है, और इस आरटी एक्ट के नियम संख्या 6 का नाम है विशेष उपबंध। क्या नाम है? विशेष उपबंध। अच्छा, ये जो अध्याय है, मैं कहूंगा ये भाग है या नियम है? इस देखो, भाग तो कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। भाग तो कौन सा हो जाएगा? 3। और नियम कौन सा हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। इस भाग 3 के नियम नंबर 6 में लिखा गया है विशेष उपबंध। इसमें विशेष उपबंध का मतलब यह है कि बालकों को शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष का बालकों को शिक्षा का क्या है? अधिकार दिया गया है। उस 6 से 14 वर्ष का बालक है वो निश्चित रूप से शिक्षा का अधिकार, इसका मतलब वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अब 6 से 14 वर्ष का बालक मान लीजिए शिक्षा लेने के लिए आया, तो उसे ये अधिकार भी है, यदि वो कितने ही वर्ष का होके आया तो उस अनुसार आयु के अनुसार उसका प्रवेश होगा। यदि वो 6 वर्ष का होके आया है तो उसे पहली क्लास में एडमिशन, 7 का है तो वो दूसरी क्लास में एडमिशन, इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। यदि वो 8 वर्ष का है तो तीसरी क्लास में, 9 वर्ष का है तो चौथी क्लास में, इस तरह से वो एडमिशन लेता रहेगा। मान लीजिए कोई बालक 10 वर्ष का होके आ रहा है अपने पास में, और हमने उसको 5वीं क्लास में एडमिशन दे दिया, और वो विस्तारित कालावधि के बाद आ रहा है या 5वीं क्लास में हमने एडमिशन दे दिया, तो ध्यान रखना है अब उस बालक को क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि वो बालक तो डायरेक्ट 5वीं क्लास में आकर बैठा है, इसलिए उस बालक के लिए हम लोग कुछ विशेष उपबंध कर रहे हैं। विशेष उपबंध किए हैं राज्य सरकार ने, और विशेष उपबंध हम लोग उस बालक को ब्रिज कोर्स करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ब्रिज कोर्स। ब्रिज का मतलब होता है पुलिया, एक से जोड़ने वाला। बालक को कक्षा स्तर तक लाने के लिए जो जोड़ने वाला ज्ञान दिया जाएगा वो ब्रिज कोर्स होगा। मतलब एक प्रकार का हम लोग इसे उपचारात्मक शिक्षण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इसे हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करवाएंगे। हम लोग इसे क्या करवा रहे हैं? उपचारात्मक शिक्षण। और ये जो ब्रिज कोर्स होगा इसकी अवधि जो होगी वो न्यूनतम, इसकी अवधि होती है 3 माह। न्यूनतम कितनी होती है? 3 माह। और इसकी अधिकतम जो अवधि होती है, अधिकतम अवधि होती है वो चलता है 2 वर्ष तक। तो ये विशेष उपबंध किस में किया गया है? आपके ध्यान रखना है, नियम संख्या 6 में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये लो।
बालकों माता पिता की शिकायतों का निवारण की रीति का उल्लेख आरटी 2011 के किस में किया गया है? बालकों या फिर मैं कहूंगा कि शिकायतों का निवारण किस में किया गया है? देखो, नियम संख्या दे रखा है 26, नियम संख्या 25, 27 और 28। देखिए, नियम संख्या जो 26 है उसमें दे रखा है, नियम संख्या 26 में दे रखा है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्य मतलब कार्य, उनका निर्वहन कैसे करेगा, वो कार्य क्या है। नियम संख्या 25 में आपका दे रखा है बालकों और माता पिता की शिकायतों का निवारण, बालकों, बालक और अभिभावक, अभिभावक इनकी शिकायतों का निवारण, इनकी शिकायतों का निवारण। नियम संख्या 27 में आपके दे रखा है ये जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इस आयोग के समक्ष आप लोग परिवाद प्रस्तुत कैसे करेंगे, इस परिवाद को प्रस्तुत करने की रीति, परिवाद को प्रस्तुत करने की रीति दे रखी है। और नियम संख्या 28 में आपकी राज्य सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद, इसका गठन कैसे किया जाएगा। देखिए, चार बातें अपने को यहाँ पर दे रखा है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा संख्या 17 के तहत प्रत्येक राज्य में गठित किया गया है। इसके क्या कार्य होंगे, तो इसके कार्य होंगे बालकों के अधिकारों से संबंधित जो शिक्षा के अधिकार है, उन अधिकारों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी इस आयोग की रहेगी। फिर बालक और माता पिता की जो भी शिकायतें हैं, उन शिकायतों का निवारण जो किया गया है, शिकायतों का निवारण वो किया गया है धारा संख्या 25 के अनुसार। कैसे निवारण होगा, तो सबसे पहले यदि उनकी कोई शिकायत है तो वो एसएमसी के अध्यक्ष को दे सकते हैं। एसएमसी का अध्यक्ष यदि इसके निर्णय से वो संतुष्ट नहीं हो तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत कर सकते हैं। उससे संतुष्ट नहीं हो तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 3 माह के भीतर कोई भी आयोग इनको 3 माह से ज्यादा का समय नहीं लेगा, उस शिकायत का क्या करके देगा, निवारण करके देगा। नियम संख्या 27 है कि यदि बालक को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो रही है, अभिभावक को कोई शिकायत है, तो उसको आयोग के सामने कैसे ले जाएगा, इस आयोग के सामने वो कैसे ले जाकर प्रस्तुत करेगा। तो इसके लिए वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से किया जा सकता है। आयोग व्यवस्था करता है इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से भी, और इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन भी बना रखी है 1098, इसके माध्यम से भी वो क्या दे सकता है, शिकायत दे सकता है। फिर नियम 28 में है राज्य सलाहकार परिषद। ये राज्य सलाहकार परिषद जो है, इसका गठन किया जाएगा। इसमें कम से कम 1+14 मतलब कम से कम 15 सदस्य होंगे, और इसका जो अध्यक्ष होगा वो शिक्षा मंत्री होंगे, राजस्थान के शिक्षा मंत्री होंगे। और इसका काम होगा इन नियमों को और ठीक ढंग से लागू करने के लिए समय समय पर सिफारिशें देना। सरकार को ये समय समय पर क्या देता है, सिफारिश देता है। फिर देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए, ये ध्यान रखने के लिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में एक 86वां संविधान संशोधन किया गया था। कितने नंबर का था? 86वां संविधान संशोधन। ये जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था, इस संशोधन को किया गया था 2002 में, और इस संशोधन द्वारा हमने अनुच्छेद 21 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद 21 के जोड़ा, और ये जोड़ के इसका संबंध हमने कर दिया कि 6 से 14 वर्ष के बालक है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का क्या होगा, अधिकार होगा। और इसका मतलब ये हो गया कि हमने शिक्षा के अधिकारों को क्या बना दिया है, मौलिक अधिकार बना दिया है। और ये मौलिक अधिकार बनाने का हमने काम कब किया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आपको पूछा गया है कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, ये अधिकार दिया गया है, ये
भारतीय संविधान के मूल अधिकार में शामिल है। किस में है? तो आपको ध्यान रखना है, यह आपके राजनीति विज्ञान का विषय है कि आप स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, समानता का और संस्कृति का। लेकिन इतना ध्यान रखना है, अनुच्छेद 21 आपके स्वतंत्रता का है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार देता है। इसका मतलब ये अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित किया जाएगा। आरटी 2011 में भाग 9 से क्या अभिप्रेत है? आरटी 2011 में भाग 9 से क्या अभिप्रेत है? देखिए, सबसे पहला जो कुल मिला के 10 भाग है, आरटी 2009 में कुल मिला के 10 भाग है। नंबर 1 का जो भाग है, उस नंबर 1 भाग का नाम है आपका प्रारंभिक। क्या नाम है? नंबर 1 का प्रारंभिक। नंबर 2 है, वो है विद्यालय प्रबंधन समिति। नंबर 3 है, वो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। भाग नंबर 4 है, वो है भाग नंबर 4 है, भाग नंबर 4, ये अलग से लिखना पड़ेगा। भाग नंबर 4 है, वो है आपका राज्य सरकार और समुचित राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और साथ में है दायित्व है। नंबर 5 है, वो है विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व है। नंबर जो 6 दिया गया है, उस 6 का संबंध है, 6 का नाम है अध्यापक। 7वां जो अध्याय है आपका, वो है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। 8वां जो है, उसका नाम है शिकायतों का निवारण। शिकायत निवारण बालकों के भी है और शिक्षकों की भी है। और 9 नंबर है, उसका नाम है बालकों के अधिकार, बाल अधिकारों का संरक्षण। 9 नंबर है बाल अधिकारों का संरक्षण। और 10 नंबर जो है आपका, वो है प्रकीर्ण। 10 नंबर क्या है? प्रकीर्ण। ध्यान रखिएगा, 10 नंबर आपका क्या है? प्रकीर्ण। तो अब आप लोग सीधे समझ ही गए किसमें कौन सा क्या दिया गया है। तो देखिए, इसमें तो नियम नंबर 2 दिया गया है, इसमें आपका नियम नंबर 3 से 5 है, इसमें आपका नियम नंबर 3 से नहीं, दूसरे में है 3 से 5 है। इसमें आपका नियम नंबर 6 है, और फिर 6 के बाद में 7 से 9 है, यहाँ पर 7 से 9 है। उसके बाद में 7 से 9 के बाद में 10 से 15 है, 10 से 15 के बाद में हम लोग आगे देखेंगे तो 16 से 21 है। फिर आप लोग देखेंगे तो 22 और 23 है। फिर 24 और 25 है। फिर उसके बाद में 26, 27 और 28 है। 26, 27 और 28 है। और फिर लास्ट में हो जाएगा आपका 29। 26, 27 और 28 है। ये आपको ध्यान ही रखना है। नियम नंबर 26, 27 और 28। नियम नंबर इसमें कौन कौन से हैं आपके? 26, 27 और 28 नंबर है। इसमें तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कर्तव्य क्या है और उन कर्तव्यों का वो निर्वहन कैसे करेगा। 26 में दिया गया राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कर्तव्य क्या है और उसका निर्वहन कैसे करेगा। 27 में इस राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सामने कोई भी बालक या अभिभावक किस प्रकार से परिवाद प्रस्तुत करेगा, उसकी रीति है, तरीका बताया गया है। और 28 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन है। हमसे सवाल तो सीधा सीधा ही पूछा गया कि भाग 9 का संबंध किससे है, तो बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। फिर देखिए, इसके बाद में देखिए आप लोग, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के किसके तहत स्थानीय प्राधिकारी अपने अधीन सभी बालकों का हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से अभिलेख रखेगा, जिसमें जन्म से 14 वर्ष के आयु वर्ग का रिकॉर्ड का संधारण किया जाएगा। नियम 7, नियम 9, नियम 11 और नियम
23। इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आरटी एक्ट जो 2011 का है उसमें भाग कुल मिला के 10 है। कितने भाग है? कुल मिला के 10 भाग है। इन 10 भाग में पहला वाला जो है वो प्रारंभिक है, फिर उसके बाद में आता है प्रारंभिक के बाद एसएमसी, एसएमसी के बाद में तीसरा जो आता है वो आता है शिक्षा के अधिकार, और अधिकार नंबर है 6 में। अधिकार के बाद में जो चौथा भाग आता है आपका, उस चौथे भाग का नाम है राज्य सरकार। चौथे भाग का नाम है राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी। राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है, के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। ये जो राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है, ये आपके नियम संख्या 7 से लेकर 9 तक है। नियम संख्या 7 से लेकर 9 तक है। नियम नंबर 7, नियम नंबर 8, नियम नंबर 9, यहां तक है। नियम नंबर 7 क्या कहता है? नियम नंबर 7 क्या कहता है? वो कहता है आसपास के क्षेत्र और सीमाएं, आसपास के क्षेत्र एवं सीमाएं। इसका मतलब है कि विद्यालय स्थापित करने के लिए कितने दूरी होगी, कितनी नहीं होगी, ये सारी डिटेल इसमें समझाई गई है। 8वां कहता है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। 9वां कहता है कि जो स्थानीय प्राधिकारी है, उन स्थानीय प्राधिकारी का ये कर्तव्य होगा, स्थानीय प्राधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने कैचमेंट एरिया में 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों का रिकॉर्ड रखेगा। 0 सर्वे करवा के, हाउस होल्ड सर्वे है ना, हाउस होल्ड सर्वे के द्वारा माध्यम से अभिलेख रखेगा, जिसमें जन्म से 14 वर्ष के आयु वर्ग का रिकॉर्ड संधारित करेगा। तो कौन से नियम में? नियम संख्या 9 में। इस तरह से हमने पढ़ा तो हम समझ जाएंगे कौन से नियम में है। नियम संख्या 9 में। नियम संख्या 11 में तो, नियम संख्या 7 तो आपने यहाँ पढ़ ही लिया। नियम संख्या 11 में तो जो बालकों की 25% बालकों को हमने निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया है, उन निजी विद्यालयों के बालकों की फीस का पुनर्भरण है। फीस का पुनर्भरण है। अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य, अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य का उल्लेख आरटी 2011 के किस नियम में है? अध्यापकों द्वारा, देखिए अध्यापकों द्वारा अनुपालन, इसका मतलब शिक्षकों का कर्तव्य है। आरटी 2011 में पूछा है किस नियम में है, तो इसका मतलब है कि आरटी के नियम में पूछा है तो नियम अपने पास पूरे 29 है। यदि भाग पूछता, यदि सवाल में भाग पूछा जाता तो भाग अपने पास कितने हैं? 10 है। तो पहले ये देखना होगा नियम नंबर किस में क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसमें नियम नंबर 10 में क्या दे रखा है। नियम नंबर 10 की जब हम चर्चा करते हैं तो ये आता है कि 25% जो सीटें हैं निजी स्कूलों की, इन 25% सीटों पर असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग के बालकों को क्या दिया जाता है? निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। नियम नंबर जो 8 है, वो नियम नंबर 8 हमने देखा कि इसमें आपके राज्य सरकार प्लस जो स्थानीय प्राधिकारी है, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी है, इनके कर्तव्य दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? इनके कर्तव्य दे रखे हैं। फिर नियम नंबर 7 आपने देख लिया। नियम नंबर 7 में आसपास का क्षेत्र और सीमाएं दे रखी है, मतलब विद्यालय स्थापित करने के लिए क्या सीमाएं होगी, आसपास का क्षेत्र क्या होगा। और नियम नंबर जो 20 है, इस नियम नंबर 20 में दे रखा है शिक्षकों के कर्तव्य। शिक्षकों के कर्तव्य क्या कर्तव्य होंगे शिक्षकों के? तो शिक्षकों को समय पर स्कूल जाना,
समय पर उन्हें क्लास लेना, समय पर कोर्स पूरा करवाना, सिलेबस करवाना, बच्चों को समझाना, बच्चों की समस्याएं दूर करना, फिर समय समय पर मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करके बच्चों का परिणाम देना। इसके अलावा यदि सरकार कोई और कार्य सौंपती है, जैसे मान लीजिए पाठ्यक्रम बनाने का काम है, पेपर बनाने का काम है, जैसे मान लीजिए आपके प्रशिक्षण का कार्य है, और भी कोई सरकार कार्य सौंपती है, वो सारा कार्य शिक्षकों को करना होगा। ये किसके कर्तव्य हैं? ये शिक्षकों के कर्तव्य हैं। तो हमें पूछा है शिक्षकों के कर्तव्य किस में है, तो कौन से नियम में हो जाएंगे? नियम संख्या 20 में हो जाएंगे। आरटी 2011 के भाग 5 से क्या अभिप्रेत है? भाग 5 से पहला भाग प्रारंभिक, दूसरा भाग विद्यालय प्रबंध समिति, तीसरा भाग निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, चौथा भाग हो जाएगा राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और दायित्व, पांचवा भाग हो जाएगा आपका विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व, और छठवां अध्यापक, सातवां पाठ्यक्रम, आठवां शिकायत निवारण, और नौवां हो जाएगा बाल अधिकारों का संरक्षण। तो इसका मतलब है कि अध्याय 5 का संबंध किससे हो गया? विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। किससे हो गया? विद्यालयों एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व। कौन सा भाग हो गया? 5वां भाग। और विद्यालय एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व कहां से कहां तक दे रखे हैं? तो आपको ध्यान रखना है 10 से लेकर 15 तक दे रखे हैं। कहां से कहां तक दे रखे हैं? 10 से लेकर 15 नियम तक। नियम नंबर 10 में आपके निःशुल्क प्रवेश वाला है। नियम नंबर 10 और 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियम नंबर 10 और नियम नंबर 11। नियम 10 में 25% सीटों पर असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, और वो कैसा होगा? निःशुल्क होगा। और इन बालकों की जो फीस होगी, उस फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार उस फीस का पुनर्भरण उस विद्यालय को सीधे वर्ष में 2 बार उसके खाते में करेगी। तो ये नियम नंबर 10 और 11 इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए बन जाते हैं, ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद में नियम नंबर 12 आता है, तो उसमें आयु के सबूत के अभाव में भी आप लोग प्रवेश देंगे। 13 आता है तो उसमें विस्तारित कालावधि के बाद भी आप लोग प्रवेश देंगे। ये इस प्रकार से इसमें नियम दिए। तो सही कौन सा हो जाएगा? विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। आरटी 2011 के संदर्भ में सामान्यतः प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि विद्यालयों के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से कितने माह होगी? विस्तारित कालावधि के बाद भी आप लोग प्रवेश देंगे। ये नियम नंबर 13 में दे रखा है। किस में दे रखा है? नियम नंबर 13 में दे रखा है आरटी 2011 में। और ये कालावधि कितनी होगी? तो आपको ध्यान रखना है ये विस्तारित कालावधि 6 माह की होगी। 6 माह की। आरटी एक्ट 2009 में देखें तो ये विस्तारित कालावधि धारा संख्या 15 में दे रखी है, लेकिन राजस्थान की नियमावली में नियम नंबर 13 में है। और इसमें कहा गया कि 6 महीने तक, 6 माह तक राज्य सरकार एक विस्तारित कालावधि रखेगी। विस्तारित कालावधि रखेगी। विस्तारित कालावधि का मतलब है कि जिससे सेशन शुरू हुआ है उसके 6 महीने तक कोई भी बालक जाकर प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश ले सकता है। लेकिन यदि वो 6 महीने बाद आएगा तो उसे प्रवेश से वंचित तो नहीं किया जाएगा, उसे प्रवेश तो दे दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए विशेष कोर्स मतलब ब्रिज कोर्स उसे करवाया जाएगा। ब्रिज कोर्स, इसके लिए इसे विशेष उपबंध किए गए हैं। वो ब्रिज कोर्स न्यूनतम 3 माह का होता है, अधिकतम कितना होता है? अधिकतम 2 वर्ष का होता है आपका, अधिकतम 2 वर्ष का होता है। तो कुल मिला के ये 6 माह की होगी विस्तारित कालावधि। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर, एक विशेष कक्षा, कोई भी स्पेशल कक्षा ले लें, उसके अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित है? बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार, बच्चे की उम्र के अनुसार, माता पिता की शिक्षा के अनुसार, बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार। आपको ध्यान रखना है बच्चे की आयु के अनुसार है। किसके अनुसार है? बच्चे की आयु के अनुसार। और ये आपका जो आरटी एक्ट 2009 है, आरटी एक्ट 2009 है, इस आरटी एक्ट 2009 की धारा संख्या 4 में स्पष्ट दिया गया है कि जो अनामांकित और ड्रॉप आउट बालक आ रहे हैं, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालकों को, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालकों अनामांकित और ड्रॉप आउट बालकों को उनकी आयु के अनुसार प्रवेश देना, को आयु के
अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। इधर यदि उसकी आयु देखें और इधर इसकी कक्षा देखें तो आपको ध्यान ही रहेगा कि यदि वो बालक 6 वर्ष का है तो उस बालक को पहली क्लास में एडमिशन देना है। 6 से 7 तक पहली क्लास में, फिर 7 से लेकर 8 वर्ष का होता है तब तक दूसरी में, फिर 8 वर्ष से लेकर 9 वर्ष का होता है तब तक तीसरी क्लास में, फिर 9 वर्ष से लेकर 10 वर्ष का होता है तब तक चौथी क्लास में, और इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। और यदि बच्चा अधिक एज का होके पढ़ता है तो फिर उसके लिए हम लोग ब्रिज कोर्स की भी व्यवस्था करते हैं। तो बच्चे की उम्र के अनुसार आरटी 2011 के संदर्भ में नियम 28 का, आरटी 2011 के अनुसार नियम 28 का मिलान कीजिए। 28 का संबंध किससे है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन करना, ये अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा। ये उसके नियम नंबर 26 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? 26 में। राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कार्य क्या है, ये नियम नंबर 28 में लिखा गया है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग के सामने परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति नियम नंबर 27 में लिखी गई है। और अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता का शिथिलीकरण किस में लिखा गया है? 17 में लिखा गया है। नियम नंबर हमें 28 पूछा है तो 28 का सही क्या हो जाएगा? राज्य सलाहकार परिषद का गठन। और इसका गठन किया जाएगा। इसका जो अध्यक्ष होगा, इसके अध्यक्ष होंगे राजस्थान के शिक्षा मंत्री। और इसमें कम से कम आपको ध्यान रखना है 1 + 14 = 15 सदस्य कम से कम होंगे, अधिक और भी बढ़ाए जा सकते हैं। इसका काम होगा समय समय पर राज्य सरकार को इस अधिकारों को लागू करने के लिए, समय समय पर राज्य सरकार को इन अधिकारों को लागू करने के लिए सिफारिश देना। या फिर मैं कहूं तो सुझाव देना। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के भाग 4 का संबंध किससे है? देखो सीधा सीधा पूछ लिया, भाग 4 का संबंध किससे? देखिए पहला जो भाग है उसका नाम है प्रारंभिक, दूसरा जो भाग है उसका नाम है विद्यालय प्रबंधन समिति, तीसरा जो भाग है उसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, चौथा जो है उसमें दे रखा है राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, और पांचवा दे रखा है विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। 6 नंबर का नाम है आपके अध्यापक, 7 नंबर जो है वो आ जाता है आपके पाठ्यक्रम से संबंधित, 8 नंबर आपके शिकायतों का निवारण, 9 नंबर आपके संरक्षण और 10 नंबर प्रकीर्णन। और ये पूछ रहा है भाग 4 का संबंध किससे है? तो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। इसमें कौन कौन सी धाराएं आती है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 7 से लेकर 9 नंबर तक की धाराएं, 3 धाराएं आती है। 7 नंबर जो धारा है, इस 7 नंबर धारा में आपका विद्यालय आसपास मैं कहूँगा स्कूल स्थापित करने के लिए जो क्षेत्र दे रखा है, इसमें 7 नंबर धारा में जो दे रखा है वो क्षेत्र दे रखा है कि 1 से 5 का कोई भी स्कूल 1 किलोमीटर के भीतर उपस्थित होगा। और राजस्थान सरकार ने कह रखा है कि हम 6 से 8 तक का स्कूल 2 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध करवाएंगे। फिर 8 नंबर जो धारा है, इस 8 नंबर धारा में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य हैं। और 9 नंबर जो धारा है इसमें कहा गया स्थानीय प्राधिकारी जो होगा वो 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों का, अपने कैचमेंट एरिया के बालकों का रिकॉर्ड रखेगा। तो ये राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। आरटी 2011 के नियम 23 के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने के कितने माह के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया जाएगा, या विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जाएगा? कौन से में? पहली बात तो मैं बताता हूँ, आरटी एक्ट 2011 का नियम 23। कौन सा नियम है? 23। अब नियम 23 किस में आएगा? तो देखिए इसमें कुल मिला के भाग कितने? 10 भाग है। पहले भाग के अंतर्गत 2 नंबर नियम है।
2 नंबर है, पहले भाग में 2 नंबर है। दूसरे भाग, जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग में आपका 3 से लेकर 5 तक नियम दिए गए हैं। तीसरे भाग में आपके 6 नंबर नियम है। चौथा भाग है, उसमें आपके 7 से लेकर 9 नंबर तक नियम है। पांचवा जो भाग है उसमें आपके 10 से लेकर 15 तक नियम है। और छठवां जो भाग है उसमें आपके 16 से लेकर 21 तक नियम है। सातवां जो भाग है उसमें आपके 22 और 23 है। आठवां जो भाग है उसमें आपके 24 और 25 है। नौवां जो भाग है उसमें आपके 26, 27 और 28 नंबर नियम है। और 10वां जो भाग है उसमें आपका 29 नंबर नियम है। फिर देखिए ये पूछ रहा है हमसे कि नियम 23, नियम 23 का मतलब कौन सा अध्याय, कौन सा भाग है? ये 7 नंबर भाग है। कौन सा भाग है अपना? 7 नंबर भाग है। पहले का नाम प्रारंभिक, फिर उसके बाद में एसएमसी, फिर अधिकार, फिर कर्तव्य और दायित्व, फिर कर्तव्य उत्तरदायित्व, फिर उसके बाद में आपका अध्यापक, और अध्यापक के बाद में आपका शिकायतों का पाठ्यक्रम। 7वें में क्या नाम लिखा गया है? पाठ्यक्रम। मतलब इस पूरे अध्याय का नाम है, पूरे भाग का नाम है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। और इसमें कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 2 धाराएं हैं, एक तो 22 नंबर और एक 23 नंबर। 22 नंबर जो धारा है, इस 22 नंबर धारा में कहा गया है कि राज्य अपने राज्य में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने और उसको पूरा करवाने यानी मूल्यांकन करने के लिए एक संस्था को शैक्षिक प्राधिकारी संस्था के रूप में घोषित करेगी। और राज्य ने इसको घोषित कर रखा है RSCERT उदयपुर को। ये किस में दिया गया है? धारा संख्या 22 में। धारा संख्या 23 में दिया गया है कि जो मूल्यांकन होगा, परीक्षा, एक तो परीक्षा करवानी है और परीक्षा के बाद में परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र, समापन प्रमाण पत्र, समापन प्रमाण पत्र। परीक्षा में तो सीधा सीधा लिख दिया कि 8वीं क्लास तक किसी भी यानी प्रारंभिक शिक्षा तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको उस बालक को जो विद्यालय छोड़ के जा रहा है, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके जा रहा है, उसमें ये प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी होगी, संस्था प्रधान की जिम्मेदारी होगी कि वो उस बालक को समापन प्रमाण पत्र अर्थात प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र सौंपेगा। और उसके लिए उसे 1 महीने का समय दिया गया है कि प्रधानाचार्य 1 माह के भीतर भीतर उसे समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, प्रदान करेगा। प्रस्तुत करेगा नहीं, प्रदान करेगा। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का निर्माण किया है? धारा संख्या 37 में क्या लिखा गया है? धारा संख्या 37 में लिखा गया है वाद दायर नहीं किया जा सकता, वाद दायर नहीं किया जा सकता। धारा संख्या 38 में लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य इसे लागू करेगा, प्रत्येक राज्य इसे लागू करेगा। धारा संख्या 39 में ये 2012 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें कहा गया कि यदि किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो इन कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी। फिर धारा संख्या 34 में राज्य सलाहकार परिषद आयोग का गठन, राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ये 4 धाराएं आपके सामने ऑप्शन में दे रखी है। चार धाराएं आपके सामने ऑप्शन में दी गई है। वाद दायर का मतलब सीधा सीधा होता है कि कोई भी सद्भाव पूर्वक नीति से, सद्भाव पूर्वक इच्छा से यदि सही कार्रवाई की नीयत से आपकी कार्रवाई की गई है तो उस पर आपका वाद दायर कोर्ट में नहीं किया जा सकता, जैसे एसएमसी हो गई। धारा 38 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य इसकी अनुपालना में अपने अपने राज्यों में नियमावली लागू करेंगे। तो राजस्थान ने इस धारा 38 की अनुपालना करते हुए, इसकी अनुपालना में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 बनाकर इसमें 29 नियम रखे। नियम कितने रखे इसमें? 29 नियम, और इसमें 10 भाग रखे। और इस नियमावली को 29 मार्च 2011 को गजट नोटिफिकेशन कर दिया, मतलब इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसकी क्या जारी कर दी? अधिसूचना जारी कर दी गई।
राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों का उल्लेख आरटी 2011 के किस नियम में है? तो देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं किसमें क्या क्या दिया गया है ना। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का जो उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है 7 से लेकर 9 नंबर तक नियम में। 7 से लेकर 9 नंबर तक के नियम में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व, और भाग संख्या यह है 4 में 7 से लेकर 9 नंबर नियम तक किया गया है। फिर देखिए नियम नंबर 10 में क्या दिया गया है। नियम नंबर 10 में किया गया कि जो असुविधाग्रस्त है, असुविधाग्रस्त एवं वंचित बालक है, असुविधाग्रस्त बालक कौन से होंगे? तो आपको ध्यान रखना है जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से किसी भी प्रकार से पिछड़े हुए बालक है, जैसे अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या निशक्त जन भी इसी में सम्मिलित है, जो दिव्यांग बालक है वो भी। और वंचित वर्ग, दुर्बल वर्ग का बालक वह होगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होगी। सॉरी, वंचित नहीं, दुर्बल वर्ग। कौन सा वर्ग है? दुर्बल वर्ग, जिनके परिवार की आय 2.5 लाख से कम होगी। वंचित तो हम असुविधाग्रस्त को ही बोलेंगे। इन बालकों को 25% सीटों पर निजी स्कूलों में भी निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। फिर नियम संख्या जो 7 है, इस नियम संख्या 7 में लिखा गया है आसपास की सीमाएं और क्षेत्र, आसपास की सीमाएं एवं क्षेत्र, आसपास की सीमाएं और क्षेत्र मतलब विद्यालय स्थापित करने के लिए कितने दूरी होगी, क्या होगी, ये सारा का सारा नियम 7 में, इसी नियम 7 में ही लिखा गया है। नियम 7 में आसपास की सीमाएं और क्षेत्र में लिखा गया है कि 1 से लेकर 5वीं क्लास तक 1 किलोमीटर की दूरी और 6 से लेकर 8 तक 3 किलोमीटर केंद्र सरकार ने रखा है, राज्य सरकार ने इसको कितना कर लिया है? 2 किलोमीटर की। इसी नियम में लिखा है कि यदि ऐसे राजस्थान के क्षेत्र जो दुर्गम, दूरस्थ और जहां पर आवागमन संभव नहीं हो, जहां पर छितराई जनसंख्या हो, मतलब विरल जनसंख्या हो, वहां पर बालक एक साथ झुंड के रूप में, समूह के रूप में एक जगह मिल नहीं पाए, तो उनके लिए जैसे मान लीजिए कोई मरुस्थली रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां पर आपके एक ढाणी यहाँ है, उसके 500 मीटर आगे एक ढाणी और है, 500 मीटर ढाणी, अब उनमें एक एक दो बच्चे हैं, तो एक एक दो बच्चों के लिए इस प्रकार के नियम के अनुसार विद्यालय स्थापित नहीं हो सकता। तो राज्य ने उनके लिए प्रावधान कर रखा है। राज्य ने कह रखा है कि वह कोई भी एक क्षेत्र, कैचमेंट एरिया जहां की जनसंख्या 150 से ज्यादा हो और 6 से 11 वर्ष के 20 बच्चे हो, कम से कम 150 जनसंख्या हो, 6 से 11 वर्ष के 20 बच्चे हो, वहां पर एक क्लास 1 से 5 का स्कूल खोला जाएगा, प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। जैसे मान लीजिए इसके नजदीक एक और आ गया जिसमें 150 से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए, 150 प्लस होने चाहिए, और 6 से 11 वर्ष के बालक कितने होने चाहिए? उसमें 20 बालक हो जाएंगे। यहाँ पे क्या खोल दिया जाएगा? 1 से 5 का। और फिर प्राथमिक विद्यालय हो गया। फिर ऐसे 2 प्राथमिक पोषक विद्यालय, 2 प्राथमिक पोषक का मतलब होता है जो संचालित हो रहे हैं, पोषक यानी जो चल रहे हैं, 2 प्राथमिक पोषक विद्यालय, इन दोनों में यदि 5वीं तक दोनों में मिलाकर यदि 30 बालक नामांकित है, कितने बालक नामांकित है? 30 बालक नामांकित है, तो इन दोनों के लिए एक 6 से 8 के विद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। यह नियम नंबर 7 में दिया गया है। फिर नियम नंबर जो 20 है, इसमें दे दिया गया है शिक्षकों के कर्तव्य। नियम नंबर 20 में शिक्षकों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य। और नियम नंबर जो 8 है उसमें दे दिया गया है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व है। ये राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व क्या होंगे, ये किस में लिख दिए गए हैं? नियम नंबर 8 में लिख दिए गए हैं। शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अभिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखने वाले किसी व्यक्ति की अध्यापक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? देखिए,
भाग संख्या 5 क्या है? भाग संख्या 5 है विद्यालयों और शिक्षकों, मैं सीधा सीधा कहूंगा शिक्षकों एवं विद्यालयों के उत्तरदायित्व है, एवं विद्यालयों के उत्तरदायित्व है। भाग संख्या 6 जो है उसका नाम लिखा गया है अध्यापक, अध्यापक। भाग संख्या 4 जो है इसमें लिखा गया है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व है, कर्तव्य एवं दायित्व है। भाग संख्या जो 7 है उसमें लिखा गया है अध्यापक के बाद प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। फिर इसमें कौन कौन से नियम इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, कौन कौन से नियम सम्मिलित किए गए हैं। तो देखो ये जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व है, इससे पहले अपना अधिकार है तो अधिकार में 6 नंबर दे दिया, यहाँ पर 7 और 7 से 9 है। फिर इसके बाद में इसमें शिक्षकों एवं विद्यालयों के दायित्व ये 10 से लेकर 15 नंबर तक है। फिर आपका 6 नंबर में आपके 16 से लेकर 21 नंबर तक है। और फिर आपका 22 और 23 नंबर नियम में हमें पूछा है कि किस में ये न्यूनतम अहर्ता वाली बात कही गई है, कौन से भाग में कही गई है। देखो एक भाग है जिसका नाम है 6 नंबर, जिसमें अध्यापक है और 16 से लेकर 21 तक, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 नंबर 6 नियम दिए गए हैं। 16 नंबर नियम में क्या दे रखा है, तो 16 नंबर नियम में दे रखा है शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता, शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम योग्यता। फिर दे रखा है न्यूनतम योग्यता में 17 में शिथिलीकरण, न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण मतलब छूट। फिर 18 में दे रखा है इस न्यूनतम योग्यता का अर्जित करना, अर्जित करना, कितने समय तक इसे अर्जित करना है, कितने समय तक अर्जित करना है। फिर दे रखा है 19 में शिक्षकों का वेतन और भत्ते, वेतन एवं भत्ते किस प्रकार से दिए जाएंगे। फिर दे रखा है 20 में शिक्षकों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य। और 21 में दे रखा है छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करना, छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करना। देखिए इनको मैं एक बार समझाता हूं आपको। न्यूनतम योग्यता क्या है, इसमें धारा संख्या 16 में दे रखा है, नियम संख्या 16 में जो भाग संख्या 6, उस भाग संख्या 6 का नाम है अध्यापक और ये टीचर से संबंधित है सारे। इसमें 16 से लेकर 21 तक 6 नियम दे रखे हैं। नियम नंबर 16 में दे रखा है न्यूनतम योग्यता। इसका मतलब है कि एक शिक्षक बनने के लिए आपको न्यूनतम योग्यता कितनी चाहिए, ये किसके अनुसार तय की जाएगी, ये आरटी एक्ट 2009 की धारा संख्या 23(1) में ये लिखा गया कि एनसीटी इसे तय करेगी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन केंद्र करेगा, राज्य के हाथ में नहीं है। फिर राज्य सरकार नियम संख्या 17 के अनुसार इसकी न्यूनतम योग्यता में क्या छूट दे सकती है, क्या शिथिलीकरण कर सकती है क्या, तो ध्यान रखना है इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार केवल केंद्र सरकार से इस संबंध में अनुरोध कर सकती है, छूट नहीं दे सकती है। फिर 18 नंबर में लिखा गया है अर्जित करना, मतलब जैसे ये आरटी एक्ट क्रियान्वित हो गया तो इसके कितना का समय दिया गया कि वो इन न्यूनतम योग्यताओं को पूरा कर ले, अर्जित कर ले। तो वो जो समय दिया गया था वो समय दिया गया था 9 वर्ष का समय। 9 वर्ष का समय कितना होता है, तो 31 मार्च 2019 तक होता है। फिर शिक्षकों को वेतन और भत्ते कैसे दिए जाएंगे, तो वो राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971, राजस्थान पंचायती राज सेवा नियम 1996 और प्रबोधक सेवा नियम आपके 2008, इनके अनुसार 3 ही प्रकार के शिक्षक होते हैं और इनके अनुसार क्या दे दिया जाएगा आपको, इसमें वेतन और भत्ते दे दिए जाएंगे। फिर कर्तव्य किसके, शिक्षकों के कर्तव्य। और उसके बाद में छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करना है। छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करने के लिए हर वर्ष 15 जून तक आपका विभागाध्यक्ष मतलब प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक सरकार को एक छात्र शिक्षक अनुपात की समेकित रिपोर्ट सौंपेगा, इसके आधार पर सरकार उसे पूरा करेगी। और हमें सवाल सीधा सीधा पूछ लिया गया कि न्यूनतम अहर्ता नहीं रखने वाले किसी व्यक्ति और अध्यापक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती है, इस बात का उल्लेख आरटी के किस भाग में किया गया है, तो नहीं की जा सकती है ये धारा संख्या नियम संख्या 16 में। तो नियम संख्या 16 किस भाग में आ जाएगा, आपके 6 नंबर भाग में आ जाएगा। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के किस अध्याय में पाठ्यचर्या और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होने का उल्लेख किया गया है।
पाठ्यचर्या और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होना, मतलब पाठ्यक्रम एवं उस पाठ्यक्रम का प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसका पूरा किया जाना, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किया जाना, इसका मतलब उसका मूल्यांकन होना, उसका पाठ्यक्रम वगैरह होना। तो ये कौन से में किया गया है, कौन से अध्याय में किया गया है? तो देखिए अध्याय 5 जो है, इस अध्याय 5 में दे दिया गया है शिक्षकों और विद्यालयों के उत्तरदायित्व है। अध्याय 5 में शिक्षकों और विद्यालयों के उत्तरदायित्व है। अध्याय 4 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, और अध्याय 6 है उसमें अध्यापक। अध्याय 7 है, उस अध्याय 7 में दे दिया गया पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। अध्याय 8 है प्रकीर्ण, इसका मतलब किसमें? पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना। ये पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 22 और 23 नंबर नियम है। 22 और 23 नंबर। 22 नंबर में लिखा गया शैक्षिक प्राधिकारी संस्था घोषित की जाएगी, और वो कौन है? RSCERT। किसके लिए की जाएगी? तो इस काम के लिए, मतलब प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या बनाएगी और प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए वो क्या करेगी? वो आपकी मूल्यांकन की प्रविधियां तय करेगी। और 23 में लिखा गया पूरा होने के बाद में समापन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। परीक्षा के रूप में किसी बोर्ड का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उसे दिया जाएगा। ये बात किस में लिखी गई? इसमें। तो ये कौन सा हो गया? अध्याय संख्या 7 हो गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में RT एक्ट नियमों का सही नाम है? देखिए राजस्थान राज्य के संदर्भ में ना, पहली बात तो RT एक्ट नियमों की बात कर रहा है, RT एक्ट अधिनियम की बात नहीं कर रहा है ना। RT एक्ट के नियम राजस्थान ने बनाए हैं, तो राजस्थान ने वो बनाए थे 2011 में। इसका मतलब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ये 2008 में नहीं है, 10 में नहीं है और 9-10 में नहीं। कब बनाए? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। ये जो आपका समूह है, ये आपका समूह है, सही नाम है। ये आपने जो बनाए थे वो RT एक्ट की धारा संख्या, RT एक्ट की धारा संख्या 38 की अनुपालना में बनाए, और 38 की अनुपालना में हमने जो बनाए थे उसको 29 मार्च 2011 को अधिसूचित कर दिए थे। इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी, इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी। और इसमें कितने भाग है? तो कुल 10 भाग है। और कुल कितने नियम है? तो आपके नियम कितने हैं इसमें? इसमें 29 नियम है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के किस भाग में विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख किया गया? विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख किया गया। देखिए भाग संख्या 1 में प्रारंभिक दिया गया, भाग संख्या 2 में आपकी SMC दी गई है, भाग संख्या 3 में आपका अधिकार दिया गया है, भाग संख्या 3 में आपका अधिकार दिया गया है, भाग संख्या 4 में आपके कर्तव्य और दायित्व दिए गए हैं, कर्तव्य और दायित्व दिए गए हैं, और भाग संख्या 9 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। देखिए हमें पूछा गया है किस में? विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की बात है। SMC किस में दी गई है? भाग संख्या 2 में दी गई है। और भाग संख्या 2 में कौन कौन से नियम है? तो 3 से लेकर 5 तक है, 3 से लेकर 5 तक। नियम नंबर 3, नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5। नियम नंबर 3 में ये SMC की संरचना एवं कृत्य मतलब क्या कार्य होंगे। नियम नंबर 4 में आपको दे दिया गया है SMC की कार्यकारिणी समिति, SMC की कार्यकारिणी समिति। और इस 5 में दे दिया गया SMC द्वारा एक 3 वर्षीय योजना बनाई जाएगी जिसको विद्यालय विकास योजना के नाम से जाना जाएगा। विद्यालय विकास किसके नाम से जाना जाएगा? योजना के नाम से जाना जाएगा। तो SMC की संरचना और कृत्य मतलब SMC में 2 समितियां होगी, और कैसे कैसे बनेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगी वो, और कृत्य मतलब इसके क्या काम होंगे। और
कार्यकारिणी समिति का मतलब सीधा सीधा हो गया कि कार्यकारिणी समिति क्या कहती है। कार्यकारिणी समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति है और एसएमसी की कार्यकारिणी समिति हमें बोलती है कि हमारे 16 सदस्य होंगे और कैसे कैसे आएंगे वो हमने एसएमसी में सारी चर्चाएं इसकी की है। फिर विद्यालय विकास योजना होगी, वो 3 वर्षीय होगी और इसमें 3 एक वर्ष की उप योजनाएं होगी। इस पर एसएमसी के अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर होंगे, तब ये योजना तब ये मानी जाएगी। आरटीई के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के किस नियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए मैं समझाता हूँ। 25% सीटें होती है प्राइवेट स्कूल की, निजी स्कूलों की, उन पर आप असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग के बालकों को प्रवेश देते हैं। इन बालकों को प्रवेश देते हैं, इसका प्रावधान आरटी एक्ट 2009 की धारा संख्या 12(1) में किया गया है प्रवेश प्रक्रिया। और आरटी एक्ट 2000 ये जो आरटी नियमावली राजस्थान की नियम संख्या 10 में किया गया है कि प्रवेश कैसे लिया जाएगा। इसके बाद में धारा 12(2) में लिखा गया कि इन बालकों की फीस समुचित सरकार देगी और इधर नियम संख्या आपके 11 में लिख दिया गया है कि इन बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और वो राज्य सरकार द्वारा जो पुनर्भरण किया जाएगा वो हर साल भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा और भौतिक सत्यापन करवा के फिर 1 वर्ष में 2 बार उन विद्यालयों के सीधे खाते में डाली जाएगी। और इसके लिए अंतिम प्रतिपूर्ति जो अधिकारी होगा वो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा, मतलब सीबीओ साहब होंगे। और अब हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि आरटी एक्ट के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों के फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) में तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के किस नियम के अनुसार किया जाता है। तो कौन सा नियम हो गया अपना? नियम संख्या 11 हो गया। नियम संख्या कौन सा हो गया? 11। नियम संख्या 12 में तो आयु के सबूत के अभाव में भी प्रवेश है। नियम संख्या 10 में वो प्रवेश की प्रक्रिया है। प्रवेश की क्या है? प्रक्रिया है। ये प्रवेश की प्रक्रिया कैसी है? ये प्रक्रिया है। और 21 में आपका छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करना होता है। छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करना, छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करना। आरटी प्रवेश के तहत नवीन निर्देशों में फर्स्ट कक्षा में हेतु प्रवेश हेतु आयु निर्धारित की गई है। तो देखिए आपके नियमानुसार मैं बता दूं अभी आपकी जानकारी के लिए, तो अभी वर्तमान राजस्थान के कौन से सेशन की बात कर रहा हूं मैं? 2024-25 के सेशन की बात कर रहा हूं। 2025-24 के सेशन, 24-25 के सेशन से पहले तो आप लोग आरटी के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेते थे। उसके लिए आप केवल क्लास 1 में प्रवेश लेते थे और उसकी आयु होती थी न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष बालक की। लेकिन हमने 2024-25 में इसके लिए नियम बदल दिए हैं। इसकी नियमावली जो हमने बनाई है, इसके नियमावली में अब हम इसके तहत जो 25% सीटों पर जिन बालकों को एडमिशन दे रहे हैं, उन बालकों में वो नियम तो वही है, सेम ही, कि हम लोग असुविधाग्रस्त और वंचित वर्ग के बालकों को, वो दुर्बल वर्ग के बालकों को दे रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग अब की बार प्रवेश देंगे ना, वो एक तो हम लोग देंगे कक्षा, एक तो हम पहले देंगे PP3+ में और एक हम लोग देंगे क्लास 1 में। क्लास 1 में देखिए PP3+ का मतलब होता है प्री प्राइमरी और उसकी आयु 3 से लेकर 4 वर्ष। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 3 से लेकर 4 वर्ष के बीच का कोई बालक होना चाहिए। प्री प्राइमरी में एडमिशन देंगे। दूसरा, हम एक बालक को एडमिशन देंगे जो क्लास 6 में, इसकी आयु होनी चाहिए 6 से लेकर 7 वर्ष के बीच में। ध्यान रखना है केवल 2 प्रकार के बालकों को 24-50 में आरटी के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश मिल रहा है। निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। निजी स्कूलों में ये प्रवेश दिया जा रहा है केवल PP3+ और कक्षा 1 में, इन 2 में दिया जा रहा है। PP3+ में 3 से 4 वर्ष के बालकों को और कक्षा 1 में हम लोग 6 से 7 वर्ष के बालकों को प्रवेश दे रहे हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? निर्देशों में फर्स्ट कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारित की गई है। तो कितनी की गई है? आपकी 6 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। 6 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। देखिएगा, आरटी के तहत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है?
बताओ, देखिए कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों के लिए। अच्छा, ये कमजोर वर्ग का मतलब तो क्या है? दुर्बल वर्ग, द चाइल्ड ऑफ वीकर सेक्शन, ऐसा परिवार जिसके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। और वंचित वर्ग के जो बालक होंगे वो द चाइल्ड ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप में आएंगे, किसी भी प्रकार से, जैसे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से यदि वो पिछड़ा हुआ बालक है, आर्थिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जो बालक है वो बालक इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जैसे कोई भी कैटेगरी है, SC ST वगैरह किसी भी प्रकार की कैटेगरी में। तो ये बालक बालिकाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो आपको पता है ना, 25% सीटें आरक्षित की गई है। ये सीटें कौन सी कक्षा की आरक्षित होती है? तो आपको ध्यान रखना है, ये सीटें कक्षा 1 की होती है। कितने की होती है? कक्षा 1। अब की बार राजस्थान इसमें PP3+ को भी एडमिशन दे रहा है। PP3+ मतलब प्री प्राइमरी, और 3 वर्ष से अधिक का बालक है, 4 वर्ष से कम का बालक है, उसको दे रहा है। 3 या 3 वर्ष से ऊपर। तो कक्षा 1 की 25% सीटें, और सभी निजी विद्यालय, कोई सा भी निजी विद्यालय होगा, चाहे राजस्थान का, चाहे कितना भी बड़ा निजी विद्यालय है, सब में इन बालकों को एडमिशन दिया जाएगा। इन 25% सीटों के लिए ये जो प्रावधान किया गया है, ये RT एक्ट की धारा संख्या 12(1) में और राजस्थान के RT नियमावली के नियम संख्या 10 में इसका प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी फीस पुनर्भरण योजना 2022 के तहत राजस्थान में पढ़ने वाली बालिकाएं RT के तहत अब किस कक्षा तक निजी स्कूलों में फ्री शिक्षा ले पाएगी? तो देखिए, अब तक हम लोग जो RT एक्ट था, उस RT के अनुसार हम लोग प्रारंभिक शिक्षा की चर्चा करते थे, एलिमेंट्री एजुकेशन की चर्चा करते थे। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्लास 1 से 8। बच्चे ने, यदि किसी भी बालक ने 25% सीटों पर 25% सीटों के पर RT के तहत किसी भी निजी विद्यालय में प्रवेश ले लिया है, तो वो जो बालक होगा, वो बालक आपके 8वीं क्लास पास करने तक उस स्कूल में बना रहेगा यदि, तो उसकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार कर देगी और उस बालक को उस स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का। लेकिन पिछले दिनों गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी फीस पुनर्भरण योजना 2022 लागू की, और इस योजना के तहत ये कहा कि अब जो जिनका एडमिशन पहली क्लास में हो गया और वो 8वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं, यदि उनमें जो बालिकाएं होगी, वो बालिकाएं यदि 9 से 12 क्लास तक भी यदि उस स्कूल में पढ़ रही है, तो उस बालिका को भी फीस में छूट दी जाएगी। मतलब फीस का पुनर्भरण पूरा का पूरा कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ध्यान रहे, उस बालिका के लिए अवसर भी दिया गया है। बाकी जैसे यदि 1 से 8 तक का कोई बालक है, और 1 से 8 तक कोई भी बालक या बालिका है जिसने RT के तहत निःशुल्क प्रवेश ले लिया उस स्कूल में, और यदि वो एक बार TC कटाकर दूसरी स्कूल में जाना चाहे, तो उसे फिर लाभ नहीं मिलेगा, उसे फिर फीस का पुनर्भरण, उसे निःशुल्क एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि 9 से 12 की ये बालिकाएं यदि दूसरी स्कूल में जाना चाहे, किस शर्त पर? जैसे क्लास, मान लीजिए वो स्कूल आपका 8वीं तक ही था और वो बालिका का प्रवेश निःशुल्क के तहत हो चुका है, तो फिर वो आगे नजदीकी किसी प्राइवेट स्कूल में जाएगी तो उसको छूट मिल जाएगी। या फिर उस स्कूल में वो बालिका 11वीं क्लास में आई है, उस स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं है, वो बालिका साइंस स्ट्रीम लेना चाहती है, तो फिर निश्चित सा ध्यान रखिए कि उस जगह भी बालिका को ये छूट मिलेगी। लेकिन कुल मिला के ये 9 से 12 तक की बालिकाओं भी फ्री में स्कूलों में पढ़ पाएगी। ध्यान रह जाएगा। तो कौन सी क्लास तक? 12वीं क्लास तक। www.rajpsp.nic.in पोर्टल का संबंध है। ये एक पोर्टल बना हुआ है पूरा का पूरा। राजस्थान PSP का मतलब होता है प्राइवेट स्कूल पोर्टल। PSP का मतलब है प्राइवेट स्कूल पोर्टल। आप लोग जब बालकों को, वंचित और कमजोर वर्ग के बालकों का 25% सीटों के लिए जब आप लोग आवेदन करते हैं, तो वो जो आवेदन हो रहा है आपको पता है, तो वो आवेदन राजस्थान में 2000 कहाँ से हो रहा है? 12-13 से चल रहा है। लेकिन हमने उसको 2013-14 में उसको ऑनलाइन कर दिया था, और ऑनलाइन करने के लिए हमने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम www.rajpsp.nic.in रखा है हमने। इसका मतलब इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन 5 इच्छित स्कूलें भरेंगे उनमें से, और कौन सी स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है इसकी पूरी जानकारी आपको इस पर मिलती रहेगी। इस पर आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी। ये ही पोर्टल है, इसी पर लॉटरी निकाली जाएगी जो प्रवेश होता है। यदि मान लीजिए 1 से ज्यादा आवेदन आ गए सीट पर, तो फिर उसकी लॉटरी निकलती है। वो लॉटरी ऑनलाइन निकलती है और वो इस पोर्टल पर ही निकलती है। इसी के माध्यम से आपका संपूर्ण एडमिशन हो जाएगा।
इसी के माध्यम से आपको पूरा पता लग जाएगा। तो गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु जो वेब पोर्टल है उसका नाम क्या है? स्माइल नवाचार नहीं है, स्टेट ओपन नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है। आरटी प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन में अपने परिक्षेत्र के अधिकतम कितने विद्यालयों का चयन कर सकता है? देखिए, आरटी के अंतर्गत जब आप निःशुल्क प्रवेश लेते हैं तो आप अपने कितने परिक्षेत्र, अपने जो परिक्षेत्र, आपका परिक्षेत्र क्या होगा, पहली बात तो मैं ये समझा दूं। आरटी के तहत जो बच्चे निःशुल्क एडमिशन लेते हैं उनका जो कैचमेंट एरिया होगा, कैचमेंट एरिया क्या होगा? मैं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर चल रहा हूं क्योंकि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से अच्छी तरह समझ पाएंगे। मान लीजिए एक ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में कुल 4 गांव है और इस गांव में मैं उदाहरण से देता हूं, जैसे मान लीजिए ये 5 वार्ड है, वार्ड होते हैं ना अलग अलग, ये सेम कैचमेंट एरिया आपके शहर में भी होगा, लेकिन शहर में एक निर्धारित कैचमेंट एरिया होगा जिसमें कितने आपके वार्ड आते हैं, ये क्या आते हैं, वो निर्धारित कैचमेंट। गांव में ये बिल्कुल ग्राम पंचायत दिया गया है। यदि मान लो यहां पर कोई एक प्राइवेट स्कूल स्थित है और प्राइवेट स्कूल वाले ने आवेदन करने शुरू कर दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप राज्य पीएसपी पोर्टल से जाकर इस ग्राम पंचायत के क्षेत्र के कोई भी बालक है वो बालक इसके लिए आवेदन करेंगे। ये स्कूल वाला ये देखेगा कि सबसे पहले प्राथमिकता देगा कि इस वार्ड के बालक कौन है। इस वार्ड के बालक यदि सीटों से ज्यादा आ गए तो लॉटरी निकलेगी और उनको एडमिशन मिल जाएगा। यदि सीटों से कम रह गए तो फिर इस वार्ड के बाद अगली प्राथमिकता दी जाएगी इस गांव वालों को, अन्य वार्डों को। अन्य सभी वार्डों में यदि ज्यादा आ गए तो लॉटरी निकालेगी, कम रह गई तो फिर प्राथमिकता दी जाएगी इस पंचायत के अन्य गांवों को। ध्यान रखें, इस पंचायत के चाहे सीटें उसके पास खाली रह जाए, इस पंचायत के बाहर के बालकों को किसी प्रकार की कोई प्राथमिकता नहीं है, उनका एडमिशन नहीं होगा, उनका एडमिशन नहीं होता है। वो एक व्यवहार में अलग चलता है कि हम लोग अभिभावक या संरक्षक कहीं दूसरी जगह बना देते हैं, कैसे ही करके एडमिशन करवा रहे हैं। लेकिन आपको पूछे कि परिक्षेत्र क्या होगा, तो गाँव के लिए परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया ग्राम पंचायत तय किया गया है। तो ध्यान रखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक बालक है वो बालक एडमिशन लेने के लिए जब आवेदन करता है इस पीएसपी पोर्टल के माध्यम से, तो आपको ध्यान रखना है इस पीएसपी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हुए आप अपने उस कैचमेंट एरिया की 5 स्कूलों का चयन कर सकते हैं। आप प्राथमिकता भर सकते हैं 5 स्कूलों में आपका एडमिशन, यदि इसमें नहीं हो रहा है तो इसमें, इसमें नहीं हो रहा था इसमें, ऐसे प्राथमिकता आप लोग तय कर सकते हैं। तो कितने कैचमेंट एरिया के कितने स्कूलों भर सकते हैं आप लोग? 5 स्कूलें भर सकते हैं। आरटी प्रवेश के संदर्भ में आवेदनकर्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच के संबंध में विद्यालय द्वारा गलत आक्षेप लगाकर आवेदन निरस्त या करेक्शन करने की शिकायत आवेदनकर्ता द्वारा संबंधित किस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी? देखिए, आपको बता दूं कि आरटी में जब आप लोग पीएसपी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे तो स्कूल वाला हो सकता है उसको करेक्शन में डाल दे, वो कहे कि ये आवेदन सही नहीं है, या फिर हो सकता है वो कह दे कि आवेदन निरस्त है, ये आवेदन बिल्कुल ही सही नहीं है, योग्य ही नहीं है, तो वो निरस्त भी कर सकता है और उसको करेक्शन में भी डाल सकता है। इस स्थिति में आपको ये लगे कि हमें इसकी शिकायत करनी है, तो आप उसकी शिकायत करने के लिए जाओगे तो वो शिकायत संबंधित किस कार्यालय में? सीबीओ कार्यालय में करोगे। कौन से कार्यालय में? सीबीओ। सीबीओ का मतलब होता है चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। और ये मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी होता है आपके ब्लॉक का सबसे बड़ा मुखिया होता है। ये किसी न किसी आपको डीओ रैंक का व्यक्ति मिलेगा और उनका पोस्ट का नाम हो जाएगा सीबीओ। आपको बताओ तो समसा की भी ब्लॉक लेवल की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा जो अधिकारी है खंड लेवल का, वो आपका सीबीओ साहब ही होते हैं। तो आप सीबीओ साहब के पास जाके शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं और वो इसका निवारण करेंगे। और सीबीओ साहब ही आपके जो प्रतिवर्ती विद्यालयों को जो प्रतिपूर्ति दी जाती है, जो फीस का पुनर्भरण किया जाता है, उस फीस के पुनर्भरण के मामले में अंतिम अधिकारी होता है। यदि किसी कारणवश निःशुल्क प्रवेशित बालक विद्यालय 70 के बीच में विद्यालय छोड़ दे तो इनके फीस पुनर्भरण का क्या होगा? जैसे मान लो निःशुल्क प्रवेशित बालक है, आपने एडमिशन ले लिया और यदि मान लो आपने 70 के बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया, आपने कहा टीसी ले दो मुझे तो मैं दूसरे स्कूल में जाऊंगा, तो आपकी फीस का क्या होगा? यदि 70 के बीच में छोड़ दिया तो देखिए 70 के बीच में छोड़ दिया तो केवल 20% फीस का पुनर्भरण होगा, केवल 50% का होगा, केवल 70% का होगा। ध्यान रखना है, फीस का पुनर्भरण नहीं होगा किसी भी हाल में, फीस का पुनर्भरण नहीं होगा यदि 70 के बीच में छोड़ दिया गया है तो। राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु किस सत्र से संपूर्ण कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है? देखिए,
हमने राजस्थान में प्रवेश देने शुरू किए थे। आज राजस्थान के सभी 45,000 निजी विद्यालयों में हम इसके तहत प्रवेश देते हैं। प्रवेश देने शुरू किए थे 2012-13 में, जब हम लोगों ने प्रवेश दे रहे थे ऑफलाइन। लेकिन अगले ही साल हमने एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल का नाम था www.rajpsp मतलब प्राइवेट स्कूल पोर्टल.nic.in। और इस राज पीएसपी पोर्टल के माध्यम से हमने 2013-14 में ये पोर्टल लॉन्च कर दिया और इसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं। कौन से आवेदन कर रहे हैं? ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर रहे हैं। निजी विद्यालयों में आरटी के तहत प्रवेश के संदर्भ में दुर्बल वर्ग के अंतर्गत मतलब वीकर सेक्शन के अंतर्गत बालक सम्मिलित है जिसके अभिभावक की वार्षिक आय कम से कम 2.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए, 3.5 लाख या उससे कम, 5 लाख या उससे कम, 8 लाख। ये ईडब्ल्यूएस इनकी इन बातें नहीं की जा रही है। आरटी के तहत प्रवेश ले रहा है तो उसके परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख या इससे कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने यह तय कर रखा है और राजस्थान सरकार ने यह आदेश निकाला था 18 मई 2020 को। 18 मई 2020 के आदेश के अनुसार 2.5 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए? कम। वो दुर्बल वर्ग में आएगा। और आपका वंचित बालक आएगा वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से किसी भी पिछड़े वर्ग का होना चाहिए। यदि किसी विद्यालय में किसी एंट्री कक्षा में एक भी नॉन आरटी प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में आरटी के तहत कितने प्रवेश दिए जाएंगे? 25, 10, 5 या उस विद्यालय में आरटी प्रवेश नहीं लिया जाएगा। देखिए मैं बता देता हूं, इसकी एक रोस्टर पद्धति है आपके, इसको समझना जरूरी है आपको। प्रवेश लेने की एक रोस्टर पद्धति होती है। कोई भी स्कूल है, उस स्कूल के पास आवेदन आए, निजी स्कूल की बात कर रहा हूं, उसके पास आवेदन आए होते हैं प्राथमिकताओं के आधार पर। अब कोई भी स्कूल होगी ना, किसी भी स्कूल का पहली क्लास का जो एंट्री कक्षा लेवल, जैसे पहली क्लास में और पीपी 3+ में एडमिशन दे रहे हैं तो दोनों की एक साथ बात बता रहा हूं। किसी भी का जो 4 एडमिशन होते हैं ना, उनमें से पहला जो एडमिशन होता है ना वो आरटी का एडमिशन माना जाता है और उसके बाद 3 एडमिशन आपके नॉन आरटी के। मतलब पहला एडमिशन निःशुल्क और फिर 3 एडमिशन सशुल्क, फिर 1 एडमिशन निःशुल्क, फिर 3 एडमिशन सशुल्क, फिर 1 एडमिशन निःशुल्क, फिर 3 एडमिशन सशुल्क। इसका मतलब मैं कहूंगा यदि इसका रोस्टर पद्धति तैयार करूं तो कोई भी देखिए, पहला एडमिशन, पहला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जैसे मान लीजिए मैं चल रहा हूं यहां पर। अब इस स्थिति की बात बता रहा हूं कि कौन सा एडमिशन रोस्टर पद्धति के अनुसार। तो देखिए ये पीएसपी पोर्टल में लिखा हुआ है, ये कहां लिखा हुआ है? इसके निर्देशों में लिखा हुआ है। जब भी वो स्कूल वाला, क्योंकि आजकल ऑनलाइन होते हैं एडमिशन, तो वो शाला दर्पण खोलेगा और शाला दर्पण पर वो ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए करेगा, तो किसी भी हाल में उसको पहला जो एडमिशन होगा ना वो आरटी के तहत वाला लेना पड़ेगा उसे, वरना उसके सशुल्क एडमिशन वो नहीं कर सकता है। इसका मतलब पहला एडमिशन क्या होता है? निःशुल्क। उसके बाद 3 एडमिशन सशुल्क आएंगे, फिर 5वां एडमिशन, उसके बाद में 3 एडमिशन सशुल्क वाले, फिर 9वां एडमिशन, फिर उसके बाद में 3 एडमिशन आपके सशुल्क वाले, उसके बाद में 13वां एडमिशन, उसके बाद में 3 एडमिशन। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि 3 में से एक। जैसे मैं उदाहरण से कहूं कि मान लो किसी विद्यालय में कुल 20 बालक है, एंट्री क्लास लेवल में 20 बालक का एडमिशन हुआ पहली क्लास में, क्योंकि वो एडमिशन केवल पहली क्लास में ही होते हैं, बाद में नहीं देखा जाता ये रेशियो। बाद में देखिए ये जो 20 एडमिशन हुई है, 20 एडमिशन में हमने कह दिया कि 5 एडमिशन तो कौन से हैं? 5 एडमिशन तो आपके हैं निःशुल्क वाले और 15 एडमिशन आपके कौन से हैं? सशुल्क वाले। यदि इसमें 21वां एडमिशन होगा तो वो 21वां एडमिशन होगा तो 6 एडमिशन निःशुल्क वाले हो जाएंगे और 15 कौन से रहेंगे? सशुल्क वाले रहेंगे। फिर जैसे 22वां होगा तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, 23वां होगा तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, 24वां होगा तो इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही 25वां हुआ तो वो यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब ये 7 और इधर आपके हो जाएंगे 18। कुल मिला के आप लोग ये समझ लेना कि हमेशा इस आरटी के तहत पहला जो एडमिशन होता है ना वो निःशुल्क और 5वां और शेष 3 जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? सशुल्क एडमिशन होते हैं। ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए किसी एक पहली क्लास में एडमिशन 20 हुए, उनमें से 5 निःशुल्क वाले हो गए, 15 सशुल्क वाले हुए। यदि
दूसरी क्लास में आगे जाकर, दूसरी क्लास में मान लो सशुल्क एडमिशन की संख्या इनकी तो 5 ही है, और इन फीस वाले एडमिशन की संख्या उस स्कूल में दूसरी क्लास में इनकी संख्या मान लो 15 और हो गई, ये 30 हो गई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ये सभी के सभी टीसी कटा के चले गए सशुल्क वाले, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब प्रवेश केवल कहां देखा जाएगा, अनुपात केवल कहां देखा जाएगा, उसी एंट्री कक्षा लेवल में जिसमें एडमिशन दिया गया है। उसके बाद कितना भी होगा तो इन बालकों को आपको पढ़ाना ही पड़ेगा जब तक कि विद्यालय चलेगा। इसका मतलब इन बालकों को निश्चित रूप से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बाहर नहीं निकाला जा सकता है, और ना आगे बाद में प्रवेश के लिए आपको देखना है, आरक्षण देखना है। और ध्यान रखिए, ये आपको रोस्टर पद्धति समझ में आ गई, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक है कि प्राइवेट स्कूल वाला ये कहता है कि भाई पहला एडमिशन हमारे कम से कम बौनी ढंग की होने दीजिए। इसलिए ये जो प्रथम 4 होते हैं ना, इन प्रथम 4 में आपको विशेष ध्यान रखना है। इन प्रथम 4 में जो पहला एडमिशन होता है ना, वो उसके लिए सशुल्क ही दे दिया जाता है उसको, और दूसरा एडमिशन इसमें निःशुल्क होता है। इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि हमेशा पहला एडमिशन निःशुल्क, अगले 3 एडमिशन सशुल्क, फिर पहला एडमिशन निःशुल्क, फिर अगले 3 एडमिशन। लेकिन प्रथम 4 के लिए क्रम चेंज कर दिया गया है। प्रथम 4 में दूसरा एडमिशन निःशुल्क होता है, पहला सशुल्क, तीसरा सशुल्क और चौथा सशुल्क। फिर आगे सेम क्रम रहेगा, ये आगे क्रम में कोई चेंज नहीं होगा। केवल क्रम में चेंज कहां हो रहा है, यहां पर हो रहा है, और यहां पर हो रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहला और ये दूसरा, तो इसमें कौन सा एडमिशन निःशुल्क होगा, तो इसमें ये 2 नंबर का एडमिशन निःशुल्क होगा। तो ये रोस्टर पद्धति होती है। अब आपको क्या पूछा गया है कि यदि किसी विद्यालय में किसी एंट्री कक्षा लेवल में एक भी नॉन आरटी प्रवेश नहीं होता है, तो उस विद्यालय में आरटी के तहत कितने प्रवेश लिए जाएंगे, तो उसमें आरटी के तहत भी विद्यालय में कोई एडमिशन नहीं होंगे। जब नॉन आरटी नहीं हुआ है तो फिर आरटी, क्योंकि पहला एडमिशन क्या है आपका, नॉन आरटी है। 25% सीटें, आरक्षित सीटों में से सीट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितनी है, 25% आरक्षित सीटों में से सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए अतिरिक्त असुविधाग्रस्त बच्चों के, अच्छा ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त बालक, जो वंचित बालक है, डिसएडवांटेज, इसके अलावा कुछ वंचित बालक है, उन वर्ग के बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो देखिए कुल मिला के तो कितनी है आपकी, इनके लिए जो सीटें आरक्षित की गई है वो की गई है एससी के लिए 7.5% सीटें आरक्षित है, एसटी के लिए 1.5% सीटें आरक्षित है, और वंचित के लिए 16% सीटें आरक्षित की गई है। ये सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका, 16%। क्या विद्यालय में निःशुल्क सीट पर अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा पुनः आवेदन किया जा सकता है? क्या विद्यालय में निःशुल्क सीट पर अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा पुनः आवेदन किया जा सकता है क्या? हाँ, नहीं, स्पष्टीकरण का अभाव। ध्यान रखिए, एक बार यदि बालक ने एडमिशन दे दिया तो उसको आधार का पंजीयन करवाना आवश्यक होता है, इसलिए वो दोबारा उसको कभी भी वो आवेदन नहीं कर सकता है। एक बार आवेदन कर दिया उसके बाद दोबारा आवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आधार का क्या होता है, पंजीयन हुआ होता है। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन रहती है, और ये आवेदन जो करता है वो कौन से पोर्टल के माध्यम से कर रहा है, पीएसपी पोर्टल के माध्यम से, प्राइवेट स्कूल पोर्टल के माध्यम से। कुल कितने स्कूल सेलेक्ट कर सकता है, 5 विद्यालय सेलेक्ट कर सकता है। निःशुल्क प्रवेश के हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज मान्य होंगे। कौन से दस्तावेज होंगे? देखिए, जैसे ही आपके पास में कोई भी निःशुल्क प्रवेश हेतु है ना, आयु के सबूत, निःशुल्क प्रवेश हेतु कोई भी बालक एडमिशन के लिए आता है तो उसे क्या माना जाएगा, उसे पहले जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा कि जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 के तहत जारी किया गया आपका जन्म प्रमाण पत्र। फिर अस्पताल या सहायक नर्स और दाई, यदि उसका कहीं डिलीवरी हुई है तो उसके सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा। फिर आंगनबाड़ी अभिलेख मान लिए जाएंगे यदि वो आंगनबाड़ी में रहा है तो। इसके अलावा आधार कार्ड को मान लिया जाएगा, मतलब सभी को मान लिया जाएगा। आयु के सबूत के अभाव में इतने प्रकार के दस्तावेज माने जाएंगे, मान्य होंगे। ध्यान रहेगा, आयु के सबूत के कितने दस्तावेज मान्य होंगे? फिर देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा किसके अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश दिया जाता है? देखो, धारा 12(2) कहती है
कि जो निःशुल्क सीट पर प्रवेश दिया है उनकी फीस का पुनर्भरण ऐसी हो रही। धारा 12(2) कहती है जो जिनको निःशुल्क प्रवेश दिया है उनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार उस विद्यालय के सीधे खाते में की जाएगी। 12(1) ग कहती है कि निःशुल्क प्रवेश के लिए प्रक्रिया क्या होगी, निःशुल्क प्रवेश कौन ले सकेगा और उसके लिए प्रोसेस क्या होगी। धारा 21 में तो एसएमसी दी गई है। धारा 18 में बिना मानकों विद्यालय के मान व मानकों के विद्यालय को संचालित नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा कर रहे हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, ये लिखा गया। और हमसे पूछा क्या गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा किसके तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश दिया जाता है, धारा 12(1) गए। और यदि यहाँ पर राजस्थान की नियमावली पूछते तो राजस्थान की नियमावली में ये प्रवेश दिया जाता है नियम संख्या 10 के तहत। नियम संख्या 10 के तहत किसको दिया जाता है, तो एक तो असुविधाग्रस्त बालकों को और एक दिया जाता है आपके दुर्बल वर्ग के बालकों को, कमजोर वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से। कितने प्रतिशत सीटों पर, एंट्री कक्षा लेवल की 25% सीटों पर यह आरक्षण, ये एडमिशन आपका दिया जाता है। राजस्थान में गैर सरकारी विद्यालयों में किस सत्र से निःशुल्क सीट पर प्रवेश दिया जा रहा है। देखिए राजस्थान में गैर सरकारी विद्यालयों में तहत कौन से सत्र से दिया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है 2012-13 से। जब राजस्थान में 29 मार्च 2011 को नियमावली जारी की, उसके बाद में राजस्थान ने एक अलग से दिशा निर्देश निकाले थे और उसके तहत राजस्थान की सभी 45,000 निजी विद्यालयों में 2012-13 में एंट्री कक्षा लेवल में जो विद्यालय जहां से शुरू हो रहा है वहीं से, या तो पहली से हो रहा है तो पहली में, प्री प्राइमरी से हो रहा है तो प्री प्राइमरी +3 से, दोनों में देना है एंट्री कक्षा लेवल। लेकिन पिछले साल जो अब 2024-25 में जो आवेदन अब जो किए गए हैं, आवेदन जो दिए गए हैं वो आपके किस में दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2 जगह दिया गया है, एक तो PP3+ और एक क्लास 1। PP3+ में 3 से 4 वर्ष का बालक चाहिए और क्लास 1 में 6 से 7 वर्ष का बालक होना चाहिए। इनके बीच का बालक होगा उसको एडमिशन दे देंगे हम लोग। और ये जो 2012-13 से दिया जा रहा है इसको हमने ऑनलाइन कर दिया है 13-14 से, इसको 2013-14 से इसको क्या कर दिया है हमने, ऑनलाइन भी कर दिया है। प्री प्राइमरी 3+ PP3+ में प्रवेश हेतु आयु क्या है, 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 5 वर्ष से कम, 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष से कम। देखिए आयु मैं आपको बता देता हूं, प्री प्राइमरी 3+ होता है ना, वो 3 से लेकर 4 के बीच होती है। प्री प्राइमरी 4+ होता है ना, ये आपकी 4 से लेकर 5 के बीच होती है। और प्री प्राइमरी 5+ जो होता है ना, ये आपकी 5 से लेकर 6 के बीच होती है। और क्लास 1 होती है ना, वो आपकी 6 से लेकर 7 वर्ष के बीच आयु होती है। अभी अपने एडमिशन राजस्थान में केवल दिए जा रहे हैं PP3+ और क्लास 1 में, तो इन 2 आयु वर्ग के बालकों को एडमिशन दिया जा रहा है। ये नर्सरी हो गई या आपकी जूनियर केजी या आपकी सीनियर केजी होगी, तो एडमिशन केवल 2 को दिया जा रहा है। हमें पूछा है प्री प्राइमरी 3+ PP3+ प्रवेश हेतु आयु क्या है, तो 3 या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसे बालक को आप लोग कहाँ प्रवेश दे देंगे, इस प्रकार के बालक को आप लोग निश्चित रूप से प्रवेश कहाँ देंगे, उन निजी स्कूलों में आप लोग प्रवेश दे देंगे। इन जो निजी स्कूलों में प्रवेश दे रहे हैं, देखिए आरटी के अंतर्गत निःशुल्क सीट पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रवेश हेतु आवेदन करते समय किस पंजीयन नंबर को एंट्री करना अनिवार्य है। जब निःशुल्क सीट के लिए आप लोग आवेदन करते हैं तो ध्यान रखिए 2 प्रकार के बालक होते हैं, एक दुर्बल वर्ग जिनके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है, और एक असुविधाग्रस्त बालक जो है। ये आवेदन करते समय जो पंजीयन करवाते हैं उसमें ओबीसी पंजीयन के लिए जरूरी नहीं है, मूल निवास के लिए जरूरी नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, आधार नंबर या आधार पंजीयन नंबर जरूरी होता है। क्या जरूरी किया गया है, आधार नंबर या आधार पंजीयन, क्योंकि इससे पता लगता है कि आपने कितनी बार एडमिशन आवेदन किया है। तो आवेदन केवल एक ही बार कर सकते हैं। और ये जिन स्कूलों में एडमिशन हो गया उन स्कूलों को जो फीस
का पुनर्भरण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार जब फीस का पुनर्भरण करती है उससे पहले वो भौतिक सत्यापन करवाती है, फिजिकल वेरिफिकेशन, और भौतिक सत्यापन के लिए वो सरकारी शिक्षकों की टीमें बनाती है, 2 सदस्यों की एक टीम बनाती है, और वो टीम जाके फिजिकल वेरिफिकेशन उस स्कूल में, निजी स्कूल में करके आती है कि क्या वो नियमानुसार सही है या नहीं है। यदि वो समीक्षा करती है, यदि वो अनुशंसा करती है, वो टीम जाकर और अनुशंसा करके सरकार को भेजती है कि भाई हाँ इस विद्यालय को प्रतिपूर्ति कर देनी चाहिए, तो प्रतिपूर्ति की जाती है। और ध्यान रखना, ऐसी टीमें जो बनाई जाती है ना सरकार द्वारा, वो जो टीम बनाई जाती है उसमें एक टीम को अधिकतम 3 निजी विद्यालय, अधिकतम कितने, 3 निजी विद्यालयों के भौतिक सत्यापन का काम सौंपा जाता है। जैसे एक टीम बनाई है, उसको अधिकतम कितने विद्यालय देते हैं, उसको अधिकतम 3 निजी विद्यालयों का कार्य सौंपा जाता है। ध्यान रह जाएगा। तो आरटी के अंतर्गत निःशुल्क सीट, देखिए हमने बहुत प्रयास किया है कि इन 232 सवालों के माध्यम से हम लोग कोशिश यहाँ इस कोशिश में आए कि 232 सवालों में हमने स्कूल मैनेजमेंट के पूरे कोर्स को हमने रिवीजन कर लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक बार नहीं, कम से कम 2 बार या 3 बार ये रिवीजन कर लिया होगा। ये जो आपके जो 232 क्वेश्चन है, ये आपके ग्रेड 3 में जो सवाल पूछे जाएंगे 8-10, उन सवालों के लिए मेरे ख्याल से बेहद एक प्रकार से महत्वपूर्ण साबित होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इन सवालों को पढ़कर अपने ज्ञान को और वर्धन कर पाएंगे, या फिर आप योगदान दे पाएंगे। ये जो 8-10 सवाल है ये यहीं से पूरे क्लियर हो जाएंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।